Welcome to the channel, your language tutor with Mr. Saqlain Shah। आज का हमारा टॉपिक है द origins ऑफ लैंग्वेज और आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज इवोल्यूशन। तो कई सारी थ्योरीज है लैंग्वेज इवोल्यूशन के बारे में कि लैंग्वेज कहाँ से आई, लैंग्वेज किस तरह से स्टार्ट हुई। बाय द वे, आपको क्या लगता है कि लैंग्वेज का स्टार्ट कैसे हुआ, कौन से टाइम में हुआ, किस तरह से हुआ और पहली लैंग्वेज कौन सी थी? By the way, there are certain theories about it. तो जिन थ्योरीज के ऊपर हमारी इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं उनमें सबसे पहले है लैंग्वेज एज अ डिवाइन गिफ्ट। लैंग्वेज एक डिवाइन गिफ्ट है। सेकंड, mythological व्यूज। हम कुछ mythological व्यूज देखने वाले हैं। There are certain myths कि लैंग्वेज किस तरह से ओरिजिनेट हुई in certain mythologies. Then we have bowwow theory। इसका दूसरा नाम है mimetic theory। चौथे नंबर पर हम देखेंगे Pooh-pooh, also called the interjection theory। पांचवें नंबर पर हम जिस थ्योरी की आज स्टडी करने वाले हैं उसमें है डिंग डोंग, द नेटिविस्टिक थ्योरी। छठे नंबर पर यो ही हो या पर जिसको आप द इंटरेक्टिव थ्योरी भी कहते हैं। देन वी हैव जेस्चर थ्योरी, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, म्यूजिकल थ्योरी, इनेटनेस और जीन थ्योरी। तो ये 10 थ्योरीज ऐसी हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और हम देखते हैं कि इन 10 थ्योरीज के मुताबिक लैंग्वेज किस तरह से स्टार्ट हुई इस दुनिया में। तो वीडियो पर बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन क्लिक करें। तो आइए पढ़ते हैं द ओरिजिन्स ऑफ लैंग्वेज बाय लुकिंग एट द थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज इवोल्यूशन। So students, the first theory we are going to discuss is language as a divine gift। एक बात का बड़ा ख्याल रखिएगा कि इसको द डिवाइन सोर्स ऑफ लैंग्वेज ओरिजिन्स भी कहा जाता है। ये इसी थ्योरी का सेम नाम है, काफ़ी किताबों में, काफ़ी वेबसाइट्स पर आपको सेम ये चीज़ मिलेगी, द डिवाइन सोर्सेज ऑफ लैंग्वेज। So according to some religions like Islam, Christianity and Judaism, God created man, obviously Adam, with language। Thus language is a God's gift to humans, created in its perfect form। इस थ्योरी के मुताबिक खुदा ने जब इंसान को बनाया तो खुदा ने इंसान को जुबान के साथ बनाया। जैसे हम कहते हैं कि भाई जो हमारी एक परफेक्ट फॉर्म है उसी में खुदा ने हमें क्रिएट किया है, तो उस परफेक्ट फॉर्म में लैंग्वेज भी इंक्लूडेड थी एंड लैंग्वेज वाज अगेन इन इट्स कंप्लीट परफेक्ट फॉर्म विद ऑल इट्स लेवल्स, सो इट इज नॉट इवॉल्व्ड। ये थ्योरी हमारे पास यही कहती है कि भाई लैंग्वेज इवॉल्व नहीं हुई, लैंग्वेज जो है वो स्टार्टिंग में डेवलप नहीं हुई, इसकी ओरिजिन डिवाइन है। खुदा ने इसको क्रिएट किया विद द क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस। And this is the very same belief in Islam, in Christianity, Judaism, and some other religions as well. So let us see the next theory. And this is about the mythological views. So in Egyptian mythology, Thoth, the god of moon, created language. Seshet, the goddess of the art of writing, served Thoth as a secretary. Also, in Chinese mythology, God created a seahorse that spoke Chinese language। The spots on the body of this seahorse became passes of writing Chinese। तो देखिए दोस्तों, mythological views हम ऐसे नजरियात को कहते हैं जिनकी कोई प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन नहीं होती, जिनकी कोई हिस्टोरिकल वेरिफिकेशन नहीं होती। तो इजिप्शियन mythology में ये आता है कि थॉथ जो कि चांद का देवता था, जो कि गॉड ऑफ मून था, उसने लैंग्वेज बनाई और उसकी जो सेक्रेटरी थी जिसका नाम था सेशेट, वो गॉडेस ऑफ आर्ट ऑफ राइटिंग थी। यानी कि लिखना जो होता था वो सारा लिखने का काम यही करती थी, ठीक है। ये गॉडेस ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग थी और ये थॉथ की सेक्रेटरी थी एंड थॉथ द गॉड ऑफ मून, चांद का देवता, इसने लैंग्वेज को क्रिएट किया। चाइनीज मिथोलॉजी में ये आता है कि गॉड ने एक सी हॉर्स बनाया जो कि चाइनीज लैंग्वेज बोलता था और उस सी हॉर्स की बॉडी पर जो निशानात थे, जो स्पॉट्स थे, वो स्पॉट्स चाइनीज राइटिंग का बेसिस बने। सो दीज आर सर्टेन मिथोलॉजिकल व्यूज। इनकी कोई भी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन नहीं है, कोई भी इनकी हिस्टोरिकल वेरिफिकेशन नहीं है। अब हम समहाउ साइंटिफिक अप्रोच की तरफ जाते हैं तो हमें जो सबसे ज्यादा मशहूर थ्योरी मिलती है वो है bowwow, mimetic theory। According to this theory, language originated when humans imitated natural sounds as those of animals, clouds, water, and wind, etc. Words like splash, slush, bump, quack, cuckoo, drum, grumble, grunt, and sneeze are examples। It explains the origin of certain vocabulary, but not the language in articulated structure।
तो देखिए स्टूडेंट्स, बावो थ्योरी ये कहती है कि इंसानों ने जब उनके पास लैंग्वेज नहीं थी तो उन्होंने कुदरत के आवाज़ों को कॉपी करने की कोशिश की। उन्होंने इमिटेशन के ज़रिए लैंग्वेज सीखी। वो जो कुछ भी आवाज़ सीखते थे उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, उस चीज़ को हम ये कह लें कि भाई पॉइंट आउट करने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए वो उसके साउंड को कॉपी करते हैं। जैसे कि अगर वो किसी डॉग के बारे में बात करते हैं तो वो डॉग की आवाज़ निकालेंगे। ये बाव वाव वहीं से लिया गया, ठीक है, जो डॉग का आवाज़ होता है। अगर वो केट के बारे में बात करते हैं तो वो केट की आवाज़ निकालेंगे। अगर वो बारिश के बारे में आवाज़ करते हैं तो बारिश की आवाज़ निकालने की कोशिश करेंगे। अगर वो हवा के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हवा का साउंड निकालने की कोशिश करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी यहाँ से लैंग्वेज का स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर लूपहोल ये आ जाता है कि एक तो वो चीज़ें जो कि नेचर में ऑलरेडी मौजूद हैं, चलो उनको तो ह्यूमंस ने कॉपी किया और उसके ऊपर वोकेबलरी बनाई, लेकिन उस वोकेबलरी को ये आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर में कैसे लिखा है ये चीज़ें नहीं बताएगी। और दूसरा जो मेरा ख्याल है वो ये भी कि ह्यूमंस की जो लैंग्वेज है इसका प्राइमरी फंक्शन है कि हमारे ख्यालात को एक्सप्रेस करना। और काफ़ी हमारे ख्यालात ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें नेचर में वेरिफिकेशन नहीं मिलती है। लाइक मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो हमारे माइंड में है और हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनके लिए फिर वर्ड्स कहाँ से आए? वो तो वर्ड्स हमें नेचर से नहीं मिले होंगे ना, या जानवरों की आवाज़ से, या हवा की आवाज़ से, या फिर बादलों की आवाज़ से कि हम उसे कॉपी कर सकें। सो दिस इज अ लूपहोल आई थिंक। Now we have Pooh-pooh, also called the interjection theory. It was presented by Max Muller in the 19th century. According to this theory, language emerged as a result of certain kind of exclamations uttered by men in a various set of circumstances. The language is the result of instinctive emotional cries of pain or joy. It gives the evolution of certain domains, but again, it lacks to describe the articulated nature of language. Now see students, Pooh-pooh theory, interjection theory. अब जो लूप होल bowwow ने छोड़ा वो उसने पकड़ा, लेकिन जो bowwow ने बात की वो उसने बात नहीं की। और कुल मिलाकर बात वही हुई जो कि रिजल्ट हमारे पास bowwow में निकलती है कि सर्टेन वोकेबलरी, सर्टेन डोमेन्स के बारे में तुम्हें पता चल जा रहता है, लेकिन लैंग्वेज को आर्टिकुलेटेड नेचर में कैसे आई ये पता नहीं चलता। Pooh-pooh में भी ऐसे ही होता है। Pooh-pooh जिसका नाम इंटरजेक्शन थ्योरी है, इसमें यह है कि इंसान जब जज्बात में आया, जज्बात वो खुशी की भी हो सकते हैं, वो गम की भी हो सकती है, इमोशंस में आया, तो अपने इमोशंस शेयर करने के लिए, अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए उसने वर्ड्स बनाए। अब ये होता है ना कि जैसे खुशी होती है तो कोई अचानक से खुशी से कह देता है कि हुर्रे, ठीक है, बिंगो। कोई दुख होता है तो दुख वाले एक्सक्लेमेशंस भी हैं हमारे पास, सही है। तो इस थ्योरी के मुताबिक लैंग्वेज की ओरिजिन यहाँ से हुई है कि पहले कुछ ऐसे एक्सक्लेमेटरी साउंड्स ह्यूमंस प्रोड्यूस करते थे और उन एक्सक्लेमेटरी साउंड्स को जब हमने वर्ड्स की शक्ल दी और फिर उन वर्ड्स के ऊपर हमने जब ज़्यादा काम किया, सो वी गॉट अ लैंग्वेज। अब लूप होल वही जो मैंने बताया कि भाई चलो इमोशंस वाली बात तो यहाँ पर आ गई, लेकिन हर चीज़ इमोशंस में भी तो नहीं आती ना। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अलग से हैं, जो कि कम्युनिकेटिव हैं, जो कि एक्सप्रेसिव हैं, वो कैसे इवॉल्व हुई और लैंग्वेज आर्टिकुलेटेड कैसे हुई। देखिए, आर्टिकुलेटरी फंक्शन से मुराद ये है कि लैंग्वेज जो है ना वो हमारे कोई डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की बनी हुई नहीं है, कोई डिस्क्रीट एंटिटीज की नहीं बनी हुई। ये जो वर्ड्स हैं वो हम सिर्फ वर्ड्स भी नहीं बोलते, हम उनकी प्रॉपर सीक्वेंसेस बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीक्वेंसेस में कैसे हैं, इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनी, ये सारी चीज़ें ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। दोनों का यही सेम लूप होल है। एंड नाउ वी हैव डिंग डोंग थ्योरी। दिस इज आल्सो कॉल्ड द नेटिविस्टिक थ्योरी. So, according to this theory, man has a peculiar instinctive faculty by which every external impression that he received was given a vocal expression. That every sensory impression was like the striking of a bell producing corresponding utterance. This theory is based on the behaviorist notions of stimulus, response, reinforcement, and repetition. तो देखें, डिंग डोंग थ्योरी, जिसको नेटिविस्टिक थ्योरी भी कहा जाता है, इसका ये कहना है कि जब भी इंसानों को कोई स्टिमुलाई दिया जाता है, जब भी कोई स्टिमुलस दिया जाता है, तो इंसान रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ये एक बिहेवियरिस्ट नोशन है, एक बिहेवियरिस्ट जो है ना अप्रोच है। हम ह्यूमंस इसी तरह से बिहेव करते हैं कि जब भी कोई स्टिमुलस मिलता है, स्टिमुलस मतलब कोई भी चेंज, कुछ भी आके हमें स्ट्राइक होता है, सो वी रिएक्ट। तो इसने भी ये कहा कि जो एक्सटर्नल इंप्रेशन थे, दे वर जस्ट लाइक स्ट्राइकिंग ऑफ द बेल, कि घंटी बजी और काम हो गया, सही है। लाइक इट वाज काइंड ऑफ बेल इन आवर माइंड कि भाई घंटी बजी तो ये बात बोलनी है। स्ट्राइकिंग ऑफ बेल इज जस्ट एन एग्जांपल।
कि भाई बाहर का एक्सप्रेशन वो जो है ना, अंदर का हमें कोई सेंसरी इंप्रेशन मिला और हमने क्या किया कि हमने वोकल एक्सप्रेशन किया। तो देखिए 3 चीजें हैं, एक्सटर्नल इंप्रेशन, कोई स्टिमुलस मिला, उसने क्या किया कि अंदर हमारी बॉडी में सेंसरी इंप्रेशन क्रिएट किया, जिसके नतीजे में हमने एक वोकल एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज प्रोड्यूस किया। तो ये स्टिमुलस, रेस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट एंड देन रिपीटेशन के हम ये केले के नोशन पर बेस करती है। स्टिमुलस को भी चेंज, रिस्पॉन्स हमने प्रोड्यूस किया, रीइंफोर्समेंट की उसकी बिना पर फिर आगे क्या रिएक्ट आता है, हमने रिस्पॉन्स तो दे दिया, लेकिन फिर रीइंफोर्समेंट क्या होती है, उसका कोई पॉजिटिव असर निकलता है, उसका कोई नेगेटिव असर निकलता है, क्या निकलता है। ऑलराइट, और फिर इसी पैटर्न की रिपीटेशन में लाइक एक बार कोई अचानक से कह दिया, दूसरी बार अचानक से कह दिया, अब अगर 5-6 बार वही चीज, सेम चीज अगर अचानक से हो जाती है, देन इट बिकम्स हैबिचुअल, फिर हम वो खुद स्टिमुलेट करके भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। So this is ding dong theory. Now we will talk about one of my favorite theories, and that is Yo-hi-ho, also called the interactive theory. It was presented by Noer in 19th century. So Yo-hi-ho theory envisages language arising from the noises made by a group of people engaged in joint labor or effort, like moving a tree trunk or lifting a heavy rock. See, इसमें ये कहा जाता है कि जब ह्यूमंस ओल्ड एज में रहते थे, प्रोबेबली ओल्ड स्टोन एज, जब वो केव से बाहर निकले, पैलेलिथिक, तो बड़े बड़े मुशक्कत वाले काम करते थे, उन्होंने कम्युनिटीज बनाई। सही है जी, कम्युनिटीज किस तरह से कि वो ग्रुप में काम करते थे, वो हंट ग्रुप में करते थे, क्योंकि दूसरे जानवर भी तो बड़े जो है ना, वो हम ये कह लें कि वो भी तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे, बहुत पावरफुल होते थे, तो ये ना हो कि हम जाएं उन्हें शिकार करने और वो हमारे शिकार कर दें। तो ये ह्यूमंस जो थे, इन्होंने कम्युनिटीज बनाई, इन्होंने कम्युनल कोऑपरेटिव काम किया, और जब ये मुशक्कत वाले काम करते थे, जैसे कि बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ना, जो ट्रीज हैं उनको काटना, तो आपने ये चीज अगर नोट की हो, तो जब भी कोई हम हार्ड वर्क करते हैं, अगर आप में से कोई जिम जाता है या रनिंग करता है या कोई भी हार्ड वर्क करता है, तो उसे ये बात जरूर पता होगी, जब भी कोई हम हार्ड वर्क करते हैं, हम हेवी वेट लिफ्ट करते हैं, तो हमारे माउथ से और हमारी बॉडी से सडन साउंड्स निकलते हैं, हमारे माउथ से भी साउंड निकल जाते हैं और हमारी बॉडी से भी साउंड्स निकलते हैं। तो ये थ्योरी ये कहती है कि वो जो साउंड्स निकले थे, वो जब वो पत्थरों को तोड़ते थे, वो जब जो है ना, हम ये कह लें कि बड़े बड़े ट्रीज को काटते थे मिलकर सारे, तो जब वो सारे मिलकर एक हार्ड लेबर करते थे, तो उनकी बॉडी से और उनकी माउथ से जो सडन साउंड्स निकलते थे, यहां से लैंग्वेज का स्टार्ट हुआ। और इसके बाद फिर क्या था कि जो ये साउंड्स थे, ये कमांडिंग वर्ड्स बने, जस्ट लाइक लिफ्ट, हीव, रेस्ट। ठीक है जी, मतलब वर्ब्स, जो वर्ब्स हैं हमारे पास, जो एक्शन वर्ड्स हैं हमारे पास, जो कमांडिंग वर्ड्स हैं हमारे पास, सबसे पहले ये इवॉल्व हुए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, और फिर उसके बाद जो है आगे इसकी डेवलपमेंट है। जी, जो अपोनेंट है इस थ्योरी के, वो ये कहते हैं कि humans would have developed a language that helped them in later communal work. वो ये कहते हैं कि ये कम्युनिटी बनाने से पहले, ये कोऑपरेटिव काम करने से पहले ही ह्यूमंस ने कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर डेवलप कर ली होगी, जिसने उनको हेल्प दी होगी अपने कम्युनल वर्क में। यानी कि हम ये कहते हैं कि यहाँ पर कम्युनल वर्क हुआ और उससे लैंग्वेज आई, तो अपोनेंट्स ये कहते हैं कि भाई इस कम्युनल वर्क से पहले ही लैंग्वेज डेवलप हो चुकी होगी, जब भी तो वो उन्होंने कम्युनिटी क्रिएट की है। अच्छा जी, तो योही-हो थ्योरी के ऊपर, बowwow थ्योरी के ऊपर और जेस्चर थ्योरी हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ वो थ्योरीज है जिनके ऊपर हम डिटेल्ड वीडियोस बनाने वाले हैं। योही-हो के ऊपर तो जरूर देखिएगा, यहाँ पर वोल्स किस तरह से एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स किस तरह से एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, मतलब मैं आपको पूरा इसमें एक्सप्लेन करूंगा। जो हमारी नेक्स्ट वीडियोस होंगी, जब मैं योही-हो के बारे में बात करूंगा, योही-हो के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो होगी, बowwow के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो होगी, जेस्चर थ्योरी के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो होगी। आप चाहते हैं कि किसी भी और थ्योरी के ऊपर कंप्लीट वीडियो हो, तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें और मैं उस थ्योरी के ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। सही है जी, तो वो जरूर देखिएगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से साउंड का ट्रैक होता, वो किस तरह से हमारा वोकल कॉर्ड्स का फंक्शन डेवलप हुआ है, इसमें ग्लोटस का क्या फंक्शन था योही-हो के मुताबिक,
वोल साउंड्स किस तरह से आते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स किस तरह से आते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो यूही थ्योरी में डिस्कस की हुई हैं उसकी ओरिजिन में। तो ये सारी चीज़ें इन डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसका जो ब्रीफ है वो मैंने आपको बता दिया। नाउ वी हैव जेस्चर थ्योरी। सो दिस थ्योरी सेज दैट जेस्चर लैंग्वेज प्रेसिडेड proper vocal language. The language emerged as a source of non-verbal communication first. So according to this theory, हम ये कहते हैं कि भाई जो पहले थे ना वो जेस्चर्स थे, ठीक है। इंसान पहले जेस्चर्स में बात किया करते थे, उसके बाद फिर उन्होंने एक वोकल लैंग्वेज अपनी बनाई। तो वर्बल लैंग्वेज जो कि हम कहते हैं वर्ड्स वाली लैंग्वेज, इससे पहले नॉन वर्बल लैंग्वेज इशारों वाली लैंग्वेज थी। फिर उन इशारों के साथ साथ हमारे मुंह से अचानक से वर्ड्स निकल गए एंड देन केम स्पीच। जो उसके ओपोनेंट्स है वो ये कहते हैं कि भाई नो डाउट स्पीच एंड जेस्चर आर इंटरवल्ड, बट इट डज नॉट प्रूव दैट जेस्चर केम फर्स्ट। इसके ओपोनेंट्स ये कहते हैं कि भाई हाँ ये तो हकीकत है कि जब भी हम बोलते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज भी जो है ना इट ऑल्सो वर्क्स। सही है जी, कम्युनिकेशन हमारी वर्बल प्लस नॉन वर्बल है, नो डाउट। लेकिन इससे ये थोड़ी ना साबित होता है कि पहले स्पीच आई या पहले जेस्चर आया। क्या पता पहले स्पीच आई हो, आप कहते हो पहले जेस्चर आया है, कोई दूसरा कह सकता है पहले स्पीच आई हो। So there are again no scientific grounds, but yes, generally it is understood that gesture came first, then speech. Second last theory that we are discussing now is contact theory. It was advanced by G. Brevis. The name is a bit difficult. So he sees language as arising through man's instinctive need for contact with his fellows. He works out a series of stages by which language may have developed. First comes contact sound. Not communicative, but expressive. Next is cry. This is communicative. And then call for an individual, obviously. And finally comes word, the symbolic representation of something. Alright, ये G. Brevis ने दी थी। वो ये कहता है कि ह्यूमंस की जो इंस्टिंक्टिव नीड है कांटेक्ट की, इंसान जो है ना वो कांटेक्ट के बगैर रह नहीं सकते। तो ये जो कांटेक्ट वाली हमारी नीड है ना, इसकी वजह से लैंग्वेज इमर्ज हुई, लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई। और ये स्टेजेस भी बताते कहते हैं भाई पहला स्टेज होता है ना वो था कॉन्टेक्ट साउंड। ये कम्युनिकेटिव नहीं था, एक्सप्रेस था। बस कुछ भी कोई ना कोई साउंड क्रिएट करना है, जैसे बच्चे का रोने का होता है, ठीक है। अब वो जो बच्चा रोता है वो क्या, वो कोई चीज कम्युनिकेट नहीं कर रहा, वो बातचीत नहीं कर रहा, लेकिन वो एक्सप्रेस कर रहा है, वो अपनी कोई नीड बता रहा है कि उसे भूख लगी है, उसे दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बट वो क्या है, एक एक्सप्रेसिव फंक्शन है, ठीक है जी। तो ये कॉन्टेक्ट थ्योरी ये कहती है कि भाई जो है ना पहला स्टेज था एक्सप्रेसिव नेचर का, कॉन्टेक्ट साउंड आ रहे थे, उसके बाद क्राई। अब जैसे बच्चा होता है उसे कोई बात पसंद नहीं आती, छोटा बच्चा जिसको लैंग्वेज नहीं आती वो चीखता है, ठीक है। मतलब कोई बात पसंद आती है तो भी चीखता है अलग तरीके से, बात पसंद नहीं आती तो भी चीखता है अलग तरीके से। तो ये कहता है कि भाई लैंग्वेज ओरिजिन भी इसी तरह से हुई, ठीक है, कि उसके बाद फिर कम्युनिकेटिव क्राइज हुई और फिर वो अलग अलग तरह की क्राइज बना देता है। खुशी के लिए अलग वाली, गम के लिए अलग वाली, पेन के लिए अलग वाली क्राई वो बना देता है। उसके बाद फिर कॉल, बुलाना किसी को, किसी एक बंदे से पर्टिकुलर बात करना, ठीक है। तो फिर ये कहता है कि भाई मतलब कि क्राई तो जनरली किसी के लिए भी हो सकती है ना, लेकिन कॉल एक पर्टिकुलर बंदे के लिए कम्युनिकेशन करना, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आई कॉल की अपना, एंड देन वर्ड, और उसके बाद फिर वर्ड सीखा। ये सारी चीजें जो है ना आप वो बच्चों के ऊपर अप्लाई करके और यहाँ से साबित कर सकते हैं। और रेविस ये कहता है कि जिस तरह से वो बच्चा लैंग्वेज सीख रहा है ना, एक्चुअली लैंग्वेज जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो भी इसी तरह से ओरिजिनेट हुई है। सो ही हैज अ ग्राउंड टू से इट, बट अगेन देयर आर नो प्रैक्टिकल प्रूफ, देयर आर नो साइंटिफिक प्रूफ। कोई जाए हिस्ट्री में जाकर देख कर आए, प्रे फॉर मी कि मैं देख कर आ जाऊँ, एंड देन आई वुड मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। सो लेट्स सी द लास्ट थियरी, एंड दिस इज musical theory. Oh, this is not last. This might be second last. Yes, the last is Innateness theory. So musical theory is second last theory, ninth theory. So it was presented by a Danish linguist, Tutor. According to him, speech and music emerged from something that included both. Earlier, language was not communicative but merely expressive. The primitive language consisted of very long words full of difficult jaw-breaking sounds that use certain tone and pitch. Alright, so see, ये जो है theory वो कहती है कि भाई almost every person is perceived to be a disguised singer. हर इंसान एक disguised singer होता है। और ये जो इसकी वजह क्या है कि जो speech है और music है
ये दोनों किसी ऐसी चीज से निकले हैं जिसमें दोनों आते हैं, ठीक है। लाइक देयर वाज समथिंग दैट इंक्लूडेड बोथ स्पीच एंड म्यूजिक, ऑलराइट। तो ये कहता है कि जो पहले वर्ड्स थे जो प्रिमिटिव लैंग्वेज के, बहुत बड़े बड़े लंबे वर्ड्स होते थे जिनमें साउंड की जो है ना पिच और टोन को वेरिएट करके लोग बात करते थे, ठीक है, अप जाना डाउन जाना एंड ऑल दैट, सही है। और उनका काम कम्युनिकेशन नहीं होता था, एक्सप्रेसिव नेचर थी उनकी, उनका काम बातचीत नहीं होता था, कचहरी करना नहीं होता था, डिस्कशन करना, डायलॉग में आना नहीं होता था, लेकिन अपनी बात बताना होता था, एक्सप्रेस करना होता था खुद को, सही है। तो दिस इज म्यूजिकल थ्योरी कि लैंग्वेज एंड म्यूजिक इमर्ज फ्रॉम समथिंग दैट इंक्लूडेड बोथ। एंड यस, I also think that every person is a disguised singer. हर बंदा disguised singer है, लेकिन again it does not prove कि म्यूजिक से ही या म्यूजिक के साथ ही जो है ना लैंग्वेज इंप्रूव हुई है, सॉरी लैंग्वेज इवॉल्व हुई है। Now we have innateness or gene theory. So according to the innateness or gene theory, human offsprings are born with a special capacity for language that no other creature seems to have. Perhaps humans developed language because of a certain gene mutation. So the investigation of the origins of language turns into the research for the special language gene. By the way, one gene, FOXP2, is thought to have role in language production according to Mr. George Yule. He has written this thing in his book, The Study of Language. Yes. तो देखिए, Innateness theory या फिर जीन थ्योरी ये कहती है कि in the course of time there was a certain point जहां पर जीन म्यूटेशन हुई। काफी हमारे बॉडी में ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि जीन म्यूटेशन की वजह से क्रिएट हुई हैं। तो ये थ्योरी ये कहती है कि भाई लैंग्वेज भी हमारे पास जो है ना वो म्यूटेंट जीन्स की वजह से हुई, यानी कि there was a certain point जहां पर नीड्स की वजह से whatever the reasons were, but there became or there came to be gene mutation हुई, हमारा कोई जीन म्यूटेंट हो गया और उस म्यूटेंट जीन की वजह से हमारे पास लैंग्वेज आ गई, हमने बोलना सीखा। एक्सप्लेन देख लीजिएगा, म्यूटेंट जीन्स की बहुत जो है ना अच्छी नॉलेज मिल जाएगी आपको। वेल इट वाज जस्ट अ जॉक। सो देखिए, एक वैसे ऐसा जीन है FOXP2, ये वो जीन है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो हम लैंग्वेज प्रोडक्शन है। नाउ व्हाट इज लैंग्वेज प्रोडक्शन? देखिए दो चीजें हैं लैंग्वेज, एक है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यानी कि रीडिंग और लिसनिंग, दूसरी है लैंग्वेज प्रोडक्शन यानी कि स्पीकिंग और राइटिंग। तो जॉर्ज यूल के मुताबिक लैंग्वेज प्रोडक्शन में इस जीन का रोल है। ऑब्वियसली इट इज रिसर्च बाय समवन एल्स, लेकिन जॉर्ज यूल ने अपनी किताब में ये चीज साइड की है। तो अगर हम ये देख लें कि लैंग्वेज जीन्स कौन से हैं हमारी बॉडी में और ये कब म्यूटेंट हुए, ये म्यूटेशन कब होती है, we can trace the origins of language as well, according to genetics. Well, so we have discussed some 10 theories on language origins. I hope आपको कोई ना कोई एक तो ऐसी लगी होगी कि भाई हाँ बात तो सच्ची कही। मुझे तो 10 की 10 थ्योरी में फ्लैश दिखता है, 10 की 10 थ्योरी में जो है ना एक अच्छा आर्गुमेंट मिलता है, लेकिन हाँ देयर आर लूपहोल्स एवरीवेयर। तो आपकी जो पसंदीदा थ्योरीज है उनके नाम्स ड्रॉप कीजिएगा, हम उनके ऊपर डिटेल वीडियोस बनाने। बाय द वे मैंने आपको बता दिया है कि bowwow थ्योरी, यो ही हो एंड जैसे थ्योरी के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बन रही हैं, जल्द ही वो भी अपलोड की जाएगी। सही है जी, आपको जो थ्योरी पसंद आई उसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि आप इनके बारे में कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में नाम जरूर ड्रॉप कीजिएगा उस थ्योरी का। अच्छा जी, ये 10 थ्योरीज हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेज ओरिजिन्स की थ्योरी हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपकी किसी दूसरी पसंदीदा लैंग्वेज ओरिजिन्स की थ्योरी के ऊपर वीडियो बनाएं, उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप कीजिए। वीडियो के ऊपर फीडबैक जरूरी है, थंब पर क्लिक कर दें अगर लाइक लगी, पसंद आई तो शेयर भी कर दें, चैनल को तो सब्सक्राइब यार अब बनता ही है, घंटी भी बजा ही दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।